हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था उल्लेखित प्रमुख चित्रकार भाग एक उसमें हमने पढ़ाया था, तो उसमें उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप उसे जल्दी से जल्दी तैयार करके अपनी एक नोट्स में उसे भी नोट कर लेंगे और उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके एग्जाम देने जाएंगे। तो एक वीडियो वहाँ तक हमने प्राचीन काल में जो भी थे, जैसे प्रागैतिहासिक काल से हमने शुरू किया था, वहाँ के कलाकारों के बारे में देखा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, दक्षिण भारत में गए तो पल्लव, चोल, चालुक्य, वहाँ तक का हमने देखा था कि कौन कौन सी इतने अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, इतने अच्छे अच्छे स्तूप, स्तंभ, मंदिर बने, लेकिन कहीं भी नाम उल्लेखित नहीं हुआ है। रेयर केस में कहीं कहीं कुछ कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं बस, जिससे ये साबित होता है कि हमारी जो भारतीय कला है, अनामता उसकी एक विशेषता है। तो उसी पर आगे चलते हैं हम। पिछली क्लास में हमने वहां तक देखा था, अब आज आगे की क्लास में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। हमने पढ़ा दिया था किसमें क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें भी बता दिया था कि यहाँ मूर्तियाँ बनी और चित्र के साक्ष्य कम मिलते हैं, लेकिन जो भी मिलते हैं वो केवल मृदभांड में मिलते हैं, चित्रकारों के नाम नहीं मिलते हैं। वैदिक सभ्यता में साहित्यों पर उल्लेख हुआ है कि साहित्यों में बताया गया, रामायण में, महाभारत में, कि किसने चित्र बनाया, किसने मूर्ति बनाई, किसने युधिष्ठिर की सभा बनाई, वो हमने इसमें पढ़ा। फिर मौर्य काल में एक नाम आता है महागोविंद वास्तुकार का, मौर्य काल, फिर शुंग काल, फिर कुषाण काल और गुप्त काल। कहीं भी हमें यहाँ नाम देखने को नहीं मिलता। फिर पल्लव, महाबलीपुरम, रथ मंदिर, गंगा अवतरण, चोल, बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंडा, चोलपुरम, इरावतेश्वर, कंपेश्वर मंदिर, लेकिन कहीं भी हमें नाम नहीं मिला। फिर चालुक्य, बादामी गुफा की बात करें, चाहे एलोरा की गुफा संख्या 1-2 की बात करें, वहाँ भी हमें नाम नहीं मिलता है। उसके बाद मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, जब भारत में छोटे छोटे चित्र बनने की परंपरा शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं लघु चित्रण परंपरा। तो लघु चित्रण परंपरा जब हमारे भारत में शुरू होती है, पाल शासकों के समय में शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं पाल शैली। तो पाल शैली में ये सब मध्यकालीन चित्रकला की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। पाल शैली में हम देखेंगे कि लघु चित्र यानी भारत में छोटे छोटे चित्र बनने की परंपरा शुरू होगी, जिसे हम पोथी चित्रण कहते हैं। अब ये पोथी चित्रण जो है, बहुत सुंदर सुंदर पोथी चित्रित की गई, लेकिन कहीं भी इसमें हमें, यहाँ पर भी किसी भी पोथी में हमें नाम देखने को नहीं मिलता है कि पोथी किसने बनाई। बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई, ये नाम जरूर आता है, लेकिन नाम नहीं मिलता, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई। इस तरीके से लिखा मिल सकता है कहीं भी, लेकिन पर्टिकुलर नाम नहीं मिलेगा। पाल शैली के बाद यहां पर देखेंगे जैन शैली आती है। जैन शैली में यह भी लघु चित्रण परंपरा थी, चूंकि पाल को देख करके कंपटीशन हुआ कि भाई जैन धर्म में इतना प्रचार प्रसार हो रहा है तो हम भी, बौद्ध धर्म में इतना प्रचार प्रसार हो रहा है तो हम भी जैन धर्म में शुरू करेंगे, तो इन्होंने भी शुरू की। तो जैन शैली में लघु चित्रण, या इसी को कहें पोथी चित्रण, या इसी को कहें पांडुलिपि चित्रण, तो ये परंपरा शुरू हुई। यहां भी किसी भी किताब में नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर जैन के बाद शुरू होती है राजस्थानी। ये टर्निंग पॉइंट है भारतीय चित्रकला में। क्या टर्निंग पॉइंट है? देखो, राजस्थानी चित्रकला जो है, जब जैन शैली के बाद भारत में राजस्थानी चित्रकला चल रही थी, उसी समय पर इसके समकालीन कला आई मुगल शैली। अब चूंकि मुगल शैली ईरानी प्रभाव से युक्त थी, तो यहां हम देखेंगे कि मुगलों में चित्रकारों के नाम उल्लेखित होते थे। फिर बाद में हम देखेंगे कि मुगल शैली का प्रभाव राजस्थानी शैली पर पड़ेगा। तो अब भारत में राजस्थानी शैली ऐसी शैली है जहां से हमें चित्रकारों के नाम भी पढ़ने पड़ते हैं, और राजस्थानी शैली से ये 100% है पेपर में कोई एक चित्रकार के बारे में जरूर पूछेगा कि साहबदीन किस शैली का चित्रकार है, साहिब राम किस शैली का है, अली रजा, हसन रजा किस शैली के चित्रकार थे, निहाल चंद्र किस शैली का चित्रकार था।
तो एक प्रश्न राजस्थानी शैली के चित्रकारों से जरूर बनेगा, क्योंकि विशेषता भी है। अब देख लो, इससे पहले तो चित्रकारों के नाम मिलते ही नहीं थे, तो इतना तो हमें सरल से ही पढ़ना पड़ा, यहाँ कोई चित्रकार याद ही नहीं करना था। अब मेहनत करनी पड़ेगी राजस्थानी शैली और मुगल शैली, फिर इसके आगे परंपरा चलेगी तो आगे हमें नाम मिलते जाएंगे। चाहे इसके बाद हम पहाड़ी में देखेंगे, वहाँ भी नाम मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देगा। कंपनी शैली में जाएंगे तो कंपनी शैली में मुगल चित्रकार ही गए थे, तो वहाँ भी देखेंगे तो सेवक राम, डल्लू लाल, हुल्लास लाल, हुसंग लाल, सेवक राम, बहुत सारे चित्रकार वहाँ पर हमें मिलेंगे। तो अब हमें नाम मिलने लगेंगे चित्रकारों के, इससे पहले चित्रकारों के नाम नहीं मिलते थे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थानी शैली के चित्रकार। तो बड़े अच्छे से ध्यान रखना, एक नंबर 100% है यहां से आएगा। राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रकार। अब देखो, ये आप भले याद करते हो, लेकिन एग्जाम में जितनी समय आता है तो दिमाग से उतर जाया करता है, और स्वाभाविक है, चूंकि इतने सारे चित्रकार हैं, किसको किसको इंसान याद करे। तो अब हम बताते हैं, सबको नहीं याद करना होता। राजस्थानी शैली में जब भी प्रश्न आएगा चित्रकारों के बारे में, तो उसमें 2 या 3 चित्रकारों का नाम दे करके पूछेगा, या तो सिंगल पूछेगा, तो 2 ही 3 लोगों का सिंगल में पूछता है। जैसे साहिब राम का पूछ ले तो, या साहब सिंह का पूछ ले, या निहाल चंद का पूछ ले, यही 3-4 कलाकार जिनका अकेले पूछ सकता। नहीं तो जब भी राजस्थानी शैली से पूछा जाएगा तो 2 से 3 चित्रकारों का पेयर देगा, उसके बाद पूछेगा, क्योंकि कई चित्रकार एक ही नाम के 2 शैलियों में भी हो सकते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। जैसे पहाड़ी शैली में भी देखोगे तो लगभग वहां पर 2-3 चित्रकारों का पेयर देता है, उसके बाद ही करेगा। तो राजस्थानी शैली में हम देखते हैं, राजस्थानी शैली मुख्य रूप से कितने भागों में बटी थी? 4 भाग। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़। बहुत ही आसानी तरीके से याद करेंगे, कुछ रटना नहीं, केवल समझना है। चीज़ों को समझा रहा हूँ, समझते जाओ। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। इसको याद कराने की ट्रिक भी मैंने बताई थी कि किसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, कौन उपशैलियाँ आती हैं, ये भी मैंने याद कराया था। तो मेवाड़ में सबसे पहले देखो कौन कौन सी आती हैं। तो मेवाड़ में मेवाड़ शैली, नाथद्वार, मेवाड़, नाथद्वार और देवगढ़, यही 3 है मेन। तो अगर पूछे मेवाड़ शैली के कलाकार, तो मेवाड़ शैली के जो कलाकार हैं इसको हम 2 हिस्सों में तैयार करेंगे, ठीक है। एक जैता, ध्यान रखना, जिसने विजय स्तंभ बनाया था, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, तो उसका नाम याद रखना, जैता। और चित्रकारों में साहबदीन और मनोहर। पेपर में सीधे यही 2 कलाकारों के बारे में पूछेगा, बाकी चाहे जितने कलाकार आप पढ़ लो, सीधे पूछेगा साहबदीन, मनोहर किस शैली के चित्रकार हैं। मेवाड़ में हैं कई लोग, लेकिन मुख्य रूप से साहबदीन और मनोहर को ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नाथद्वार शैली पर आते हैं। नाथद्वार शैली के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि नाथद्वार शैली में पुरुष और महिला दोनों चित्रकार हमें देखने को मिलते हैं। पुरुष जितने भी हैं वो सब भगवान के नाम पर, किसके नाम पर? भगवान के नाम पर हैं। जैसे नारायण, चतुर्भुज, रामलिंगी। तो इन्हें याद नहीं करना है, ठीक है, ये पूछा भी नहीं जाएगा। चतुर्भुज, रामलिंगी, बस एक ट्रिक याद रखना कि भगवान के नाम पर आधारित हैं। महिला चित्रकार यहां से पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट। अगर नाथद्वार से कलाकारों के बारे में पूछेगा तो महिलाओं के बारे में पूछेगा। तो 2 महिला चित्रकार कौन कौन सी थी? कमला और इलायची। फिर इसके बाद देवगढ़। देवगढ़ में इधर ले आते हैं देवगढ़ को, ठीक। कवला, बगता, चोखा और बैजनाथ, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें ये ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैजनाथ,
केवल बैजनाथ को ध्यान रखो अगर बाकी ना याद हो तो। फिर इसके बाद ये खत्म हो गई मेवाड़ शैली हमारी पूरी। इसके बाद मारवाड़ शैली में आते हैं। मारवाड़ शैली की मेन जो शैली थी वो कौन सी थी? जोधपुर। जोधपुर से ही चीजें शुरू हुई। तो कौन कौन? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, तीन शैलियां हम इसमें मुख्य रूप से इनकी तीन उपशैलियां देखेंगे। इनसे प्रश्न बनते हैं। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। जोधपुर में देखेंगे भाटी चित्रकार। भाटी चित्रकार यानी इनके नाम के पीछे भाटी लगा होगा जो जोधपुर के होंगे। इसमें दो लोगों का नाम है, वीर जी भाटी और किशन सिंह भाटी। ये दो मेन है, इसके दो ही दो याद करना है सबके, किशन सिंह भाटी। तो ये ध्यान रखना है जोधपुर वाले जितने भी हैं सबके सब भाटी हैं। तो जोधपुर में जो भी चित्रकार उनके नाम के पीछे टाइटल भाटी लगा होगा। तो उसके बाद बीकानेर आएंगे। तो बीकानेर देखेंगे तो अली रजा और हसन रजा। सीधे प्रश्न पूछता है अली रजा व हसन रजा किस शैली के चित्रकार हैं? तो अली रजा व हसन रजा, एक ये ध्यान रखना है। फिर बीकानेर शैली में ही उस्ता कला प्रचलन में थी, यानी ऊंट की खाल पर चित्रण। ऊंट की खाल पर जो चित्रण करते थे उसके जन्मदाता हैं हिसामुद्दीन उस्ता। इनका भी नाम याद रखना है, हिसामुद्दीन उस्ता। ये कौन है? उस्ता कला के जन्मदाता, उस्ता कला के जन्मदाता। इनका भी नाम ध्यान रखना। इसके बाद किशनगढ़ पे आते हैं। किशनगढ़ में ये तो लगभग किसी को भूलना नहीं चाहिए, निहाल चंद का नाम सबको याद होगा। निहाल चंद, अमरचंद, ये मेन दो याद रखना है। ठीक, तो लगभग यहां से आपका अगर प्रश्न पूछेगा तो यहां से पूछेगा चित्रकारों से, क्योंकि एक प्रश्न पूछना ही पूछना है राजस्थानी शैली से। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल इसे हमें तैयार कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। हड़ौती में कोटा बूंदी झालावाड़, जिसमें झालावाड़ से तो नहीं पूछता, कोटा बूंदी से पूछ सकता है। तो हड़ौती में देखेंगे तो हड़ौती में बूंदी, पहले बूंदी से शुरू हुई थी, बूंदी फिर कोटा, झालावाड़ से नहीं पूछा है। तो बूंदी में जब हम देखेंगे तो बूंदी में दो चित्रकार, मोहन, क्योंकि द्विज का चांद देखता प्रेमी युगल बहुत प्रसिद्ध चित्र है, उसको किसने बनाया था? मोहन नामक चित्रकार ने बनाया था। और दूसरा देखेंगे तो मोहन के साथ साथ उत्कल राम, उत्कल राम, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र किसने बनाया था? उत्कल राम ने। तो ये दोनों प्रसिद्ध हैं, चाहे वैसे चित्र पूछ ले कि अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र किसने बनाया था, या द्विज का चांद देखता प्रेमी युगल किसने बनाया था। तो यहां से हम इसे सही कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कोटा शैली पे। कोटा शैली पे जब हम देखेंगे तो कोटा शैली पे हमें नूर मोहम्मद, रघुनाथ और डालूराम, नूर मोहम्मद, रघुनाथ और डालूराम, ये मेन चित्र देखेंगे। ठीक है, कोटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दो तीन चित्रकार हमें याद होने चाहिए। इसके बाद ढूंढार शैली आ जाती है, जिसमें जयपुर ही मेन रहेगा। ठीक, ढूंढार शैली में हमें क्या देखना है? जयपुर शैली। अब जयपुर शैली में दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, एक वास्तुकार, एक मिनट, एक चित्रकार और एक वास्तुकार, इन दोनों को ध्यान रखना है। तो जब हम चित्रकार की बात करेंगे तो इसमें चित्रकार में देखेंगे जयपुर में तीन लोगों का नाम ध्यान रखना। डायरेक्ट पूछता है साहब सिंह, साहिब राम। ध्यान देना, साहब दीन और साहिब राम में कंफ्यूजन होता है। साहब दीन जो है वो साहब दीन और मनोहर मेवाड़ शैली का है, और साहिब राम जयपुर शैली का है। और एक गुमान, क्योंकि
चित्रकूट में भरत मिलाप नामक चित्र किसने बनाया था? गुमान ने बनाया था, और ये जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। फिर वास्तुकार की बात करेंगे तो वास्तुकार में एक तो हमें नाम ध्यान रखना है, लालचंद्र, उस्ताद लालचंद। इन्होंने क्या किया था? जो जयपुर में हवा महल बना है ना, हवा महल का डिजाइन लालचंद्र ने ही किया था। फिर एक जयपुर नगर, वो भी अपने आप में था मेन। तो 9 वर्ग पद्धति पर आधारित जयपुर नगर को का डिजाइन किसने तैयार किया था? विद्याधर भट्टाचार्य ने। किसने किया था? विद्याधर भट्टाचार्य ने। विद्याधर भट्टाचार्य ने क्या किया था? जयनगर का डिजाइन किया था, और यही जयनगर आगे चल करके किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जयपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पूरे राजस्थानी शैली में 3 वास्तुकारों के नाम ध्यान रखना, जैता, विद्याधर भट्टाचार्य और लालचंद, जो कि मेन है। तो जैता क्या बनाया था? विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ वाला, राणा कुंभा के समय में। विद्याधर भट्टाचार्य जयनगर, और लालचंद हवा महल। ठीक, इसके बाद अब इतना याद जब कर लोगे तो कंफ्यूजन कहां पर होगा, ये ध्यान रखना। कंफ्यूजन जब हम उसको एक साथ रखेंगे तब होगा। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है? अब इसको ध्यान से देखो, और अगर चूंकि आपने पहले भी पढ़ रखा होगा और अभी मैंने बता दिया है तो रिलेट कर पाओगे, तो रिलेट कर पाओगे। तो अब यहां पर आप ध्यान देना, ठीक है? देखो, राजस्थानी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, देखना यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो अब बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखो, डायरेक्ट लिख लिख के। सबसे पहला, मान लो आपसे पूछे अली रजा और हसन रजा किस शैली के चित्रकार थे? डायरेक्ट पूछेगा अली रजा व हसन रजा। बहुत सही, आधे लोग तो मन में ही उत्तर बता दिए, वेरी गुड। अली रजा और हसन रजा किस शैली के चित्रकार हैं? अली रजा और हसन रजा बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। वेरी गुड, अच्छी तैयारी चल रही मतलब है, अगर मन में आ रहा है आंसर तो। बीकानेरी नहीं, बीकानेर शैली, बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। दूसरा, कवला व इलायची किस शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार थी? इलायची, वेरी गुड, आधे लोगों के दिमाग में आ गया होगा। कमला व इलायची नाथ द्वार की हैं। ये वही नाथ द्वार है जहां देवताओं के नाम पर ही सबके नाम रखे गए। श्री रामचंद्र, रामलिंगी, नारायण, चतुर्भुज, चित्रकारों के नाम वैसे नहीं, लेकिन कवला इलायची का पूछता है। बैजनाथ व बगता किस शैली का चित्रकार था? तो ये हम देखेंगे, ये किसके थे? ये देवगढ़ शैली के थे, देवगढ़ शैली के। इसके बाद निहाल चंद्र, क्या बात है, निहाल चंद में तो सब निहाल हो जाएंगे। निहाल चंद, अमरचंद, तो निहाल चंद का तो सबको याद है, अमरचंद भी ध्यान रखना, अमरचंद भी आए तो किसका होगा? किशनगढ़ का, किशनगढ़ का। साहबदीन मनोहर, साहबदीन व मनोहर किस शैली के चित्रकार थे? तो साहबदीन मनोहर मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। फिर आएगा, अब देखो साहबदीन मनोहर, अब पूछेगा साहिब राम, साहिब राम किस शैली का चित्रकार था? अब कंफ्यूजन होगा, और मेवाड़ उसमें जरूर ऑप्शन में देगा। तो ध्यान रखना, ये साहबदीन है, ये साहिब राम है। अब साहिब राम और साहिब सिंह, साहब सिंह, इसीलिए कंफ्यूजन वाली सीरीज में इन तीनों के नाम मैंने करा दिए थे एक बार में ही। साहिब राम, साहेब सिंह, ये जयपुर शैली के चित्रकार माने जाएंगे। अच्छा, एक रह गया शख्स, कौन रह गया है?
यहाँ पर जयपुर हो गया, एक और रखना था, एक इसमें अलवर शैली से भी पूछ लेता है। अलवर शैली में मुख्य रूप से शिव कुमार और डालू राम, शिव कुमार व डालू राम, इनका भी ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखेंगे भाई, अलवर शैली अपने आप में प्रसिद्ध है क्योंकि पेपर में इसी के काम के लिए जानी जाती है। कागजी टेराकोटा उसी को कहते हैं, पेपर में इसी को ही, तो उसके लिए भी जानी जाती है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ चल रहे थे? हाँ, साहेब राम और साहब सिंह। अब मोहन और उत्कल राम, मोहन और उत्कल राम, ये बूंदी शैली से थे। ठीक, कोटा से नूर मोहम्मद, और कोटा में एक चीज ध्यान रखना, अरे यहाँ क्यों कर दिए, यहाँ कर देते बूंदी। कोटा में डालू राम का बस याद रखना, डालू राम, क्योंकि इसने कोटा की रागमाला चित्रित की थी। कोटा संबंधित है क्योंकि कोटा रागमाला इसी ने चित्रित की थी। तो ये समझ के चलो आप कि यहां से एक प्रश्न 100% तय है। जो मैंने 2 सीरीज कराई, यहां से एक प्रश्न 100% है कि लगभग एकदम से संभावना कि यहां से प्रश्न बनते हैं और यहां से बनेंगे। जो एग्जाम को अगर एनालिसिस करें, जो पेपर है पहले वाले उन्हें देखें, तो हर प्रश्न में राजस्थानी शैली का कोई ना कोई एक चित्रकार पूछा ही गया है। नहीं पूछा गया तो इससे पहले जो हमने बताया उनमें से पूछा गया है। इसके बाद मुगल शैली आती है। अब चूंकि मुगल शैली में भी ऐसे ही चित्रकार हैं, तो मुगल शैली को भी याद करने की बड़ी अच्छी ट्रिक है जिसमें कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए क्या है, एक तो पहले ये देख लो कौन सी उपशैली में बांट दो, उपशैली के चित्रकारों को देख लो, फिर उसके बाद ऐसे रख करके खुद पढ़ो। साहबदीन मनोहर कहाँ का है, साहिब राम कहाँ का है, साहबदीन कहाँ का है, शिव कुमार डालू राम कहाँ का है, अमरचंद्र कहाँ का है, कवला इलायची कहाँ की थी। मतलब फिर सोचो, कहते हैं ना, पढ़ो, चिंतन करो, फिर मनन करो, तो वो सब करके ही चीज़ें याद होती हैं। भूलना स्वाभाविक है, सबसे भूल जाता है, और जिन्हें याद है उन्होंने कितनी बार प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस का असर है उनके ऊपर, जो उन्हें याद है। तो आपको भी बिल्कुल याद हो सकता है, बस आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। किस अब भाई सबके आईक्यू लेवल की बात अलग अलग होती है। किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है, उसको एक ही बार में समझ में आता है। किसी का आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, तो वो उसको 2-3 बार पढ़ के समझ में आता है। लेकिन ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसको कोई चीज़ याद नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को हर चीज़ याद हो सकती, बस आईक्यू लेवल का खेल है, किसी का थोड़ा कम, किसी का ज़्यादा। इसलिए जिसका थोड़ा कम है उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा मेहनत कर लेगा तो बिल्कुल उसके बराबर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे पीछे नहीं कर सकता, उसे पीछे कर सकता है, बस ये है कि थोड़ी उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी एफर्ट उसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप जैसी भी चीज़ें आपको याद हो, चित्र बना के याद हो, चित्र बना करके, चार्ट बना के याद हो, चार्ट बना करके याद कर लो। इस तरीके से बन जाए तो इस तरीके से याद कर लो, कैसे भी करो, लेकिन ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। तीसरे पार्ट में हम मुगल शैली को कवर करेंगे किसी अगले दिन में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से करते रहें, क्योंकि परीक्षा की तिथि पास में ही है और आपको अब अपनी मेहनत डबल तिबल कर देनी है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जितने दिन है केवल उतने दिन मेहनत करें। जिस दिन पेपर हो जाएगा उसके बाद आराम से सोना, जितने दिन सोना होगा। तो इसलिए अभी मेहनत कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।